कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल फाइन। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं यूजीसी नेट इंग्लिश के मेजर पीवाईक्यूज, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट पीवाईक्यूज या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लेकर आई हूँ मैंने उनमें थोड़ा चेंजेस और टॉपिक वाइज अरेंजमेंट किया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और प्रिपरेशन आपका और भी स्ट्रांग हो जाए। इस सेशन का जो मेरा एम है सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, बल्कि एग्जाम पैटर्न को समझना, रिपीटेड एरियाज आइडेंटिफाई करना और स्मार्ट रिविजन करना है। राइट तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड हैं, इसलिए इन्हें सीरियसली अटैम्प्ट करिए और हर क्वेश्चन के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग को आपने चेक करना है। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट हैविंग मच टाइम। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। वेरी क्विकली हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है हमारी। हु प्रपोज द आइडिया ऑफ डेथ ऑफ द ऑथर? दैट इज वेरी रिपीटेड क्वेश्चन जो यूजीसी नेट में अक्सर आपसे पूछता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जैसे मिखेल फोको, रोनेल बार्थ, स्टुअर्ट हॉल, स्टैनले फिश। मैं आपको बता दूं यूजीसी नेट में इन चारों ही थ्योरीज से आपको क्वेश्चंस बनती है, बट फर्स्ट वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो यहाँ जो आपका आंसर है दैट इज रोनेल बार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब लेट एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देखिए, द डेथ ऑफ द ऑथर ये एक फेमस ऐसे है जो रोनेल बार्थ ने 1967 में दिया था, जिसका रिस्पॉन्स भी किया था आपके मिखेल फोको ने 1969 में। यस, कि व्हाट इज़ एन ऑथर करके इन्होंने मतलब ऐसे दिया था मिखेल फोको ने, जो जिसमें इन्होंने इसका रिस्पॉन्स दिया था। लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो द डेथ ऑफ द ऑथर एक फेमस ऐसे है रोनेल बार्थ का, राइट और इस थियोरी का जो मेन आइडिया है वो ये है कि जो टेक्स्ट का मीनिंग होता है वो ऑथर डिसाइड नहीं करता, बल्कि रीडर डिसाइड करता है। समझ रहे हैं? मतलब ऑथर ने क्या इंटेंशन रखा था उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता एट द टाइम ऑफ राइटिंग एनी ऑफ द वर्क। रीडर टेक्स्ट को कैसे इंटरप्रेट करता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो आपके रोनेल बार्थ हैं वो बोलते हैं बर्थ ऑफ द रीडर मस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर। समझ रहे हैं आप? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, रोनेल बार्थ तो इतने इंपॉर्टेंट है 1915 टू 1980, दैट इज़ द टाइम लाइन। ये फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक हैं, सिमियोटिशियन है, स्ट्रक्चरलिस्ट हैं और लेटर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट में भी बेसिकली आप इनको जानते हैं। और इनके मेजर वर्क से क्वेश्चन आपको बनती है, जैसे राइटिंग डिग्री जीरो हो गया इनका 1953 में, मेथोलॉजीज इनका 1957 में आया, पॉपुलर कल्चरल एनालिसिस दिस वाज कंसीडर्ड, एलिमेंट्स ऑफ सिमियोलॉजी इन्होंने दिया 1964 में। और ये जो वर्क यहाँ पर आया, इसके अलावा साजा इनका 1970 में आया था, जहाँ पर इन्होंने रीडरली एंड राइटरली टेक्स्ट के बारे में बताया था। द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट इनका वर्क आया था 1973 में। तो ये कुछ मेजर वर्क्स हैं रोनेल बार्थ के जिन्हें आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, अब देखिए ऑप्शन में जो हमारे अदर हैं, जल्दी से मैं आपको इनके बारे में भी रिवाइज करा दूं। मिखेल फोको जो है फ्रेंच फिलोसोफर, पावर, डिस्कोर्स, नॉलेज के लिए फेमस है, राइट और इन्होंने भी इंपॉर्टेंट वर्क जो आपको जरूर से करने। व्हाट इज एन ऑथर मैंने आपको बता दिया, मिखेल फोको ने एक तरीके से रिस्पॉन्स दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे थर्ड जो है स्टुअर्ट हॉल अगेन इंपॉर्टेंट। ये कल्चरल स्टडीज़ के मेजर थियोरिस्ट, मीडिया और रिप्रेजेंटेशन पर काम करते हैं, एसोसिएटेड है ये ब्रिंगम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज़। ये सभी मैं आपको रिवाइज करा चुकी हूँ। स्टुअर्ट हॉल का एनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1973, वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे एज वेल कॉन्सेप्ट जो यूजीसी नेट में रिपीटेडली पूछा जाता है। अब स्टैनले फिश जो है आपके अभी भी एक्टिव हैं, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म के इंपॉर्टेंट क्रिटिक कंसीडर किए जाते हैं और इन्होंने मेजर वर्क्स भी दिए थे। इनफैक्ट इनका एसोसिएशन है इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ के साथ। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनता है, दिस कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद स्टैनले फिश एंड द कॉन्टेक्स्ट रीडर रिस्पॉन्स थियोरी। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी अपने लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है। आई होप कि द वे आई एक्सप्लेन हियर कि आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे होंगे। तो प्लीज़ गाइज आप अकॉर्डिंगली जाइएगा। मैं ये नहीं चाहती कि आप रिवाइज ना कर पाएँ, मतलब मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करा दूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे उन्होंने पूछा है मैचिंग करना है। कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने यहाँ पे ऐसे दिए हैं जैसे मेथोलॉजीज हो गया, डिसिप्लिन एंड पनिश हो गया, कीवर्ड हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, देन ऑन दी अदर साइड हमारे कुछ थियोरिस्ट हैं जैसे रेमंड विलियम, मिखेल फोको, रोनेल बार्थ, स्टुअर्ट हॉल। तो अभी आपने क्या करना है, इनको मैच करना है। तो इस क्वेश्चन में ना वर्क के मतलब वर्क को उनके ऑथर से आपको मैच करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब देखिए फर्स्ट वन देख लेते हैं, मेथोलॉजीज। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैथोलॉजीज, अभी मैंने आपको रिवाइज कराया, दिस वाज रिटन बाय रोनेल बार्थ। तो ए इज गोज टूवर्ड्स दी थर्ड, यानी कि यहाँ पर आपका ए आएगा। ठीक है, अब देखिए रोनेल बार्थ ने 1957 में ये वर्क दिया था। लेट मी इरेज दिस। तो मैथोलॉजीज जो है आपके रोनेल बार्थ का 1997 में आया, नो 1957 में आया था, सॉरी फॉर जस्ट करेक्ट इट। तो ये जो इनका बेसिकली एसे ऑफ कलेक्शन है, लाइक कुछ एसेज हैं इसमें इस कलेक्शन में, जहाँ पर रोनेल बार्थ ने एवरीडे कल्चर को एनालिसिस किया था।
राइट। और उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की थी कि जो सोसाइटी है वो किस तरीके से ऑर्डिनरी चीज़ों को भी मिथ बना देती है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, फैशन हो गया, मीडिया हो गया। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ थे जो इन्होंने डिस्कस किए अपने इस कलेक्शन ऑफ ऐसे में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़ डिसिप्लिन एंड पनिश। तो डिसिप्लिन एंड पनिश दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जो आपके मिखेल फोको से एसोसिएटेड है, यानी कि 2 इज गोज टूवर्ड्स दी बी। ओके, तो देखिए आपको मैं बता दूं मिखेल फोको ने 1975 में, 19 ईयर ज़रूर से प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं हर एक वर्क की आपको बार बार बताती हूँ। 1975 में डिसिप्लिन एंड पनिश आया था, जिसका कंप्लीट टाइटल वी हैव डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन। ओके, दिस इज फुल टाइटल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ऐसे। अब यहाँ पर जो आपके मिखेल फोको हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी पनिशमेंट को फिजिकल वायलेंस से कंट्रोल सिस्टम में कन्वर्ट करती है, समझ रहे हैं। और इसी इंपॉर्टेंट वर्क में इन्होंने पेनॉप्टिसिज्म अपना कॉन्सेप्ट दिया है, जिसका मतलब है एक सर्विलेंस मॉडल, जहां लोग इसलिए डिसिप्लिन रहते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। आपने फैमिलीज़ में भी देखा होगा, जब आपके बड़े बैठे होते हैं तो आपका जो एक बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तब आपका एक अनयूजुअल सा एक बिहेवियर रहता है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वाई, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मुझे कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं मुझे टोकने वाला है मेरे फ्रेंड सर्कल में, लेकिन जहाँ मेरे बड़े बैठे हैं तो वहाँ मुझे सोच समझ के अपनी वर्डिंग को यूज़ करना होता है। तो एग्जैक्टली पेनॉप्टिसिज्म जो है, इनका पेनॉप्टिकन जो कॉन्सेप्ट है वो इसी मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी वेरी क्विकली हम लोग मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट वन। यहाँ पर कीवर्ड्स है। अब मैं आपको बता दूँ कीवर्ड जो है आपके रेमंड विलियम का है। मैं आपको बता दूँ रेमंड विलियम्स बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्सिज्म में से एक है, न्यू मार्क्सिस्ट थियरिस्ट आप इनको मान सकते हैं। लाइक रेमंड विलियम ने ये जो इनका वर्क है कीवर्ड्स, दिस वॉज केम आउट 1976। देखिए आफ्टर अ ईयर ऑफ डिसिप्लिन एंड पनिश जो मिखेल फोको का था, इस तरीके से आप इनका इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। अब रेमंड विलियम्स कल्चरल स्टडीज़ के फाउंडिंग थिंकर्स में से एक हैं। दूसरी बात, इस बुक में जो इन्होंने ये कीवर्ड्स दिया, इस बुक में इन्होंने इंपॉर्टेंट कल्चरल टर्म्स को एक्सप्लेन किया, जैसे कल्चर, सोसाइटी, क्लास, लिटरेचर, डेमोक्रेसी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो टाइम के साथ साथ किस तरीके से चेंज होता रहता है, समझ रहे हैं आप। तो यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड। ओके, अभी फोर्थ वन वी हैव इन दिस क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन एसोसिएटेड विद स्टुअर्ट हॉल, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन जिसका फुल टाइटल वी हैव कल्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड सिग्निफाइंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो फुल टाइटल भी कभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्रिएट कर देता है, तो आपने फुल टाइटल को जरूर से ध्यान में रखना है, रिप्रेजेंटेशन, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड सिग्निफाइंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। अच्छा, ये जो इनका वर्क है दैट वाज केम आउट 1997, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर वर्क में जो आपके स्टुअर्ट हॉल हैं, इन्होंने बताया कि जो रियलिटी है, मतलब रिप्रेजेंटेशन करना किसी भी चीज़ को, उसकी जो रियलिटी है उसको सिंपली रिफ्लेक्ट नहीं करती बल्कि मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करती है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं मीडिया हो गया, लैंग्वेज और सिंबल्स के थ्रू सोसाइटी किस तरीके से मीनिंग्स को बनाती है, समझ रहे। तो ये चीज़ बेसिकली इन्होंने डिस्कस की अपने इस वर्क में, तो मैंने आइडियाज़ के साथ आपको क्लियर करा दिया। अभी क्वेश्चन थर्ड हम लोग देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का। दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बिलोंग टू मिखेल फोको। तो गाइज हम लोग वन बाय वन सभी वर्क्स को देख लेते हैं और आपको यहाँ पे मोर देन वन आंसर देना है। लाइक यहाँ पे आपको जो आंसर्स हैं वो आपको मतलब कोई भी एक नहीं चूज करना, मोर देन वन करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वन वी हैव आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो मैं आपको बता दूं आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज मिखेल फोको का वर्क है जो इनका पब्लिश हो रहा है 96 में, 1969 में पब्लिश हो रहा है, ठीक है। ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन और ये मिखेल फोको की इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल बुक में से एक है। लाइक आप इसको अगर इनकी इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल बुक कंसीडर करेंगे दैट्स एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इस पर्टिकुलर बुक में इन्होंने मेन आइडिया दिया है कि जो नॉलेज होती है किस तरीके से प्रोड्यूस होती है और सोसाइटी में एक्सेप्टेड ट्रुथ जो होता है वो कैसे बनता है, समझ रहे हैं। और इन्होंने टर्म भी दिया था आर्कियोलॉजी मेथड करके, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। दिस वाज पब्लिश 1969। उसके बाद देखिए डिसिप्लिन एंड पनिश, मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है जो इनका 1975 में आ रहा है और जिसका फुल टाइटल भी मैंने आपको अभी सजेस्ट किया था, द बर्थ ऑफ द प्रिजन, जिसमें इन्होंने फोकस किया था सर्विलेंस, डिसिप्लिन और सोशल कंट्रोल को। साथ ही साथ इन्होंने फेमस कॉन्सेप्ट दिया था पेनॉप्टिकन, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो वर्क है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट। अब मैं आपको बता दूं ये मिखेल फोको का वर्क नहीं है बल्कि ये रोनेल बार्थ का वर्क है जो 1973 में पब्लिश हो रहा है, राइट। तो मिखेल फोको का ये नहीं है वर्क, तो इट मीन्स आपको ये एलिमिनेट करना है। एंड ऑप्शन नंबर डी हमने देखना है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। तो ये जो इनका वर्क है ये बेसिकली मतलब वॉल्यूम है, राइट। मिखेल फोको का 1976 में आ रहा है,
1976। तो ये फोको का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसमें इन्होंने सेक्सुअलिटी नेचुरल नहीं होती इस पर इन्होंने मतलब फोकस किया है। साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस है ना वो किस तरीके से उसको रेगुलेट करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया है अपने इस वर्क में, पावर नॉलेज, ठीक है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ इनके सभी वर्क की क्रोनोलॉजी ज़रूर से अपने माइंड में और अपने फिंगर टिप्स पे रखना। जैसे मेडनेस इन सिविलाइजेशन 61 में आ रहा है, बर्थ ऑफ क्लिनिक 63, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 66, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 69, डिसिप्लिन एंड पनिश 75, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 76। ये आपसे यूजीसी नेट में हायरार्की पूछी जाती है, दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ आपने ज़रूर से इनको बार बार रिवाइज करना है। अभी अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अरेंज करना है आपको बेसिकली यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली। तो गाइज ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, लाइक आपको क्रोनोलॉजी को अरेंज करना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले सेपरेट वर्क्स बता देती हूँ। तो यहाँ जो मैथोलॉजीज है, या फिर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कल्चर इन सोसाइटी, या फिर अकॉर्डिंग टू हम क्रोनोलॉजी समझते हैं। देखिए मैथोलॉजीज जो है आपका रोनेल बार्थ का, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आ रहा है क्योंकि ये 1957 में पब्लिश हो रहा है। तो बार्थ ने इसमें एवरीडे लाइफ और पॉपुलर कल्चर को एनालिसिस किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखिए रेमंड विलियम का कल्चर एंड सोसाइटी वर्क पब्लिश हो रहा है 1958 में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। कल्चरल स्टडीज़ की फाउंडेशनल बुक में से एक कंसिडर की जाती है रेमंड विलियम की कल्चर एंड सोसाइटी, जहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है जो कल्चर होता है वो सिर्फ एलाइट आर्ट नहीं होता बल्कि इसमें एवरीडे लाइफ भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिसिप्लिन एंड पनिश, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 1975 में आपके मिखेल फोको का आ रहा है, राइट। तो उसके बाद जो हमारा फोर्थ वन है साइब्रोग मैनिफेस्टो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड वर्क जो डोना हारावे का है, विच वॉज पब्लिश 1985। तो अभी आप इनको सेट कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी इनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आपने करेक्ट करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ आंसर में, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने आपको राइट ईयर ऑफ पब्लिकेशन बता दी है, होप यू अंडरस्टैंड हियर। तो चलिए अभी लोग हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कल्चर इज ऑर्डिनरी इज एसोसिएटेड विद। मैं आपको बता दूं यूजीसी नेट में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया है, मतलब सेम क्वेश्चन आपसे कभी तो मैचिंग क्वेश्चन में मिल जाता है या फिर इसी तरीके से प्रॉपर क्वेश्चन बनाए। तो अगर आप यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज देखेंगे सो दिस इज रिपीटेड वन, ओके। तो अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं ये जो क्वेश्चन पूछा है कल्चर इज ऑर्डिनरी, व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय। सबसे पहले ये एसोसिएटेड आपके रेमंड विलियम के साथ है। रेमंड विलियम कल्चर इज ऑर्डिनरी यानी कि इनका फेमस स्टेटमेंट है रेमंड विलियम का। ये आइडिया उनके ऐसे कल्चर इज ऑर्डिनरी जो अभी इनका पीछे हमने वॉक देखा था, लाइक उस ऐसे में इन्होंने बात किया था। विच वॉज द नेम, वट वॉज द नेम ऑफ दैट जो इनका वर्क था अभी 1958 में मैंने आपको बताया था पब्लिश हुआ था, दैट वाज कल्चर इन सोसाइटी, राइट। तो कल्चर इन सोसाइटी जो इनका 1958 में वर्क आया, इन दैट पर्टिकुलर वर्क ही डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट आइडिया, ओके। तो जहाँ पर ये हाई कल्चर, एलाइट कल्चर और क्लासिकल ट्रेडिशन की बात करते हैं, तो जस्ट कीप इन योर माइंड, ओके। अब उसके साथ ही देखिए रेमंड विलियम को ज़रूर से आपने रिवाइज करना है। इनकी टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए 1921 टू 1988, दैट इज़ द टाइमलाइन ऑफ रेमंड विलियम्स। और ये ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज़ के फाउंडिंग थिंकर्स में से एक है। इनके मेजर वर्क्स एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी, क्योंकि ये सभी आपसे यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन है आपका मैच थियरिस्ट विद कॉन्सेप्ट। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको थियरिस्ट को उनके फेमस कॉन्सेप्ट से मैच करना है। कल्चरल स्टडीज़ और लिटरेरी थियोरी में बहुत रिपीटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट आप देख सकते हैं रोनेल बार्थ हैं, सेकंड नंबर पर हमारे मिखेल बाख्तिन है, उसके बाद स्टैनले फिश है एंड उसके बाद डोना हारावे। और इनके कुछ आपके कॉन्सेप्ट हैं जैसे द डेथ ऑफ द ऑथर, इनका ऐसे भी है और दिस इज कॉन्सेप्ट ऑल्सो। तो रोनेल बार्थ एसोसिएटेड है डेथ ऑफ द ऑथर के साथ, यानी कि रोनेल बार्थ गोज टू ए, मतलब कि फोर्थ, ठीक है। अब देखिए इन्होंने ये 1967 में अपना वर्क दिया था, 1967, ओके। तो टेक्स्ट का मीनिंग अबाउट जिसके बारे में बात की गई थी, ऑथर क्या डिसाइड करता है, राइट। लाइक इन्होंने बताया था कि किस तरीके से ऑथर का जो एक रोल होता है वो बिल्कुल जीरो, शून्य होता है। रीडर मीनिंग क्रिएट करता है, नॉट ऑथर, ठीक है। तो दिस वॉज द फेमस कॉन्सेप्ट एज वेल द ऐसे, ठीक है, जो अभी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए मिकेल बाख्तिन का देख लेते हैं। मिकेल बाख्तिन का आपका एसोसिएशन है बेसिकली डायलॉजिज्म के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, दिस गोज टूवर्ड्स बी, ओके। तो ये जो है ना मिकेल बाख्तिन ने डायलॉजिज्म कॉन्सेप्ट दिया था जो यूजीसी नेट में काफ़ी बार आपसे पूछा गया है। बाख्तिन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज और लिटरेचर एक सिंगल वॉइस नहीं होती, वो कहते हैं कि मल्टीपल वॉइसेस इंटरेक्ट करती हैं, राइट। इसके अलावा इन्होंने कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी दिए जैसे पॉलीफेनी हो गया, हेट्रोग्लोसिया हो गया, कार्निवल हो गया। ये सभी आपसे यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड, मैं आपको यही बोलूँगी, यू जस्ट
मग अप और रिवाइज दैम, क्योंकि ये आपसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद देखिए स्टैनले फिश, नेक्स्ट हमारे नंबर 3 स्टैनले फिश का एसोसिएशन है इंटरप्रेटर कम्युनिटीज़ के साथ, ठीक है। लाइक स्टैनले फिश आपके जाएंगे सी सेकंड के साथ। तो इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ मतलब इसका जो ये जो मेन आइडिया है एसोसिएटेड है आपके स्टैनले फिश के साथ, जहाँ पर ये बात करते हैं कि जो मीनिंग होता है वो मिक्स नहीं होता, रीडर अपनी कम्युनिटी के बेसिस पर टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है। जैसे देखिए हर एक रीडर का अपना एक सोसाइटी होता है, अपना एक सोशल बैकग्राउंड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके बेसिस पे वो टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है। तो दिस वॉज द मेजर आइडिया विच वॉज एक्सप्लेन बाय आपके स्टैनले फिश इन दिस कॉन्सेप्ट इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और स्टैनले फिश आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रीडर रिस्पॉन्स थियोरी के मेजर क्रिटिक्स में से एक माने जाते हैं, यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी डोना हारावे। मैं बता दूं डोना हारावे जिनका एसोसिएशन है लाइक साइब्रोग जो मैनिफेस्टो है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट भी दिया है, यहाँ पर मेंशन भी है, लाइक आपका हारावे जाएंगी एक के साथ साइब्रोग मैनिफेस्टो करके इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। और एक वर्क भी इनका आया है जो पब्लिश हुआ था 1985 में, ठीक है। तो उस वर्क में इन्होंने इस आइडिया को बेसिकली मेंशन किया, जहाँ पर ये बताती हैं ह्यूमन और जो मशीन है ना उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो बहुत ब्लर हो जाती है, राइट। तो मतलब इन्होंने इस पर्टिकुलर वर्क में फेमिनिज्म, टेक्नोलॉजी स्टडीज़, पोस्ट ह्यूमनिज्म, इन सभी मतलब कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया डिटेल्ड मैनर में। बाकी ये इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइब्रोग मैनिफेस्टो, वेरी इंपॉर्टेंट, 1985 यूजीसी नेट में कई बार रिपीटेड फॉर्म में पूछा है, यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड। ओके, अभी हम लोगों ने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, उसके बाद हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन है आपका विच आर एसेज बाय सूजन सॉन्टेग। तो सूजन सॉन्टेग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, राइट। तो बेसिकली ये जो सॉन्टेग है इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे कलेक्शन है। विच वन आई एम टॉकिंग अबाउट? अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये सूजन सॉन्टेग ने लिखा था, विच वॉज पब्लिश 1966, ठीक है। तो ये आपके सूजन सॉन्टेग का है, जिसमें इन्होंने लाइक ये इनका एक तरीके से इंपॉर्टेंट ऐसे कलेक्शन है जिसमें इन्होंने लिटरेचर और आर्ट को ओवर इंटरप्रेट करने की जगह उसको एक्सपीरियंस करने के लिए बोला, राइट। तो दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ इन दिस वर्क। उसके बाद नोट्स ऑन कैंप, ये जो इनका वर्क है सेकंड वन ऑप्शन नंबर बी, ये इनका 1964 में पब्लिश हो रहा है सूजन सॉन्टेग का। और ये फेमस ऐसे है जहां सॉन्टेग ने कैंप सेंसिबिलिटी एक्सप्लेन की है, कैंप सेंसिबिलिटी के बारे में बताया, राइट। और उसके बाद इनका है ऑन फोटोग्राफी। ऑन फोटोग्राफी जो है इनका नंबर सी, दिस वाज पब्लिश्ड 1977 एंड इसमें इन्होंने फोटोग्राफी और विजुअल कल्चर पर मतलब फोकस किया है। इसमें इन्होंने बताया कि जो फोटोज़ होते हैं वो सिर्फ रियलिटी को रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि रियलिटी को शेप भी करते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए आपका है द लॉन्ग रेवोल्यूशन। तो द लॉन्ग रेवोल्यूशन इज़ नॉट रिटन बाय सूजन सॉन्टेग बल्कि इट वॉज रिटन बाय रेमंड विलियम्स, ठीक है। रेमंड विलियम ने ये वर्क दिया है द लॉन्ग रेवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है और 1961 में इट वॉज पब्लिश। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी वर्क बता दिए। अब देखिए सूजन सॉन्टेग जो है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक अमेरिकन क्रिटिक, एसेइस्ट और कल्चरल कमेंटर हैं ये, ठीक है। और यूजीसी नेट में ना इनके वर्क्स, इनके कॉन्सेप्ट रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जैसे नोट्स ऑन कैंप हो गया, अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन हो गया, ऑन फोटोग्राफी हो गया, इलनेस एज मेटाफर हो गया, ये सभी इनके इंपॉर्टेंट वर्क है, यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड। ओके, अब चलिए मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव नंबर 8। यहाँ आपसे क्वेश्चन बना है हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ पेनॉप्टिसिज्म। तो देखो मैंने पेनॉप्टिसिज्म एज वेल आपके जो थियरिस्ट हैं एसोसिएटेड विद दिस, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे तो आई थिंक है ही नहीं पेनॉप्टिसिज्म, या पेनॉप्टिसिज्म आपके मिखेल फोको का, ठीक है। चलिए मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ, मुझे अभी थोड़ा मेरे माइंड में मिखेल बख्तिन का कॉन्सेप्ट आ रहा था बट इट वाज एसोसिएटेड मिखेल फोको। चलिए डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो गाइज आपके जो मिखेल फोको हैं उन्होंने जो वर्क दिया था डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 में, वहाँ पर उन्होंने पेनॉप्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली प्रिजन डिज़ाइन पेनॉप्टिकन से इंस्पायर्ड था, ठीक है। तो मतलब जो ओरिजिनल इसका पेनॉप्टिकन डिज़ाइन है वो जेरेमी बेंथन का है जो 18th सेंचुरी के हैं, लेकिन पेनॉप्टिसिज्म को सोशल थियरी में फेमस मिखेल फोको ने किया। इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यूजीसी नेट में कई बार पूछ लिया जाता है, यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड। और जो आपका पेनॉप्टिसिज्म है वो बेसिकली इमेजिन करना एक सर्कुलर प्रिजन को, लाइक बीच में एक वॉच टावर, प्रिजनर को नहीं पता
कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसलिए वो खुद ही डिसिप्लिन रहने लगेंगे। मतलब सेम वही सर्विलेंस करना, दिस इज़ एग्जैक्टली ठीक है। तो मुझे लग रहा है मैंने आपको पीछे समझा दिया है अभी, ये मैंने आपको बताया था हमारा फ्रेंड्स का सर्कल, अभी मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया था अभी, तो वो एग्जैक्टली आपका पेनॉप्टिसिज्म है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड। अभी अपने लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वर्क इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेटर कम्युनिटीज़। तो ये भी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो आपका वर्क है, इट वॉज एसोसिएटेड, इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास। तो ये जो आपका वर्क है स्टैनले फिश का है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर इन्होंने इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ इस कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। होप यू अंडरस्टैंड हियर। चलिए अभी हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे आपको मैच करना है। तो गाइस आप फर्स्ट वन देख रहे हैं, साजा जो 1970 में आ रहा है, रोनेल बार्थ का फेमस पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है। टेक्स्ट में इन्होंने यही मेन आइडिया दिया है कि जो टेक्स्ट का एक फिक्स्ड मीनिंग होता है ना, वो नहीं होता, मतलब वो किसी भी एक फिक्स्ड मीनिंग की बात नहीं करते, उसके फेवर में बात नहीं करते। बार्थ ने टेक्स्ट को कोड्स के थ्रू एनालिसिस किया है, जैसे कि रीडरली टेक्स्ट एंड राइटरली टेक्स्ट, ठीक है। तो साजा इंपॉर्टेंट है और ये आपके बार्थ के साथ एसोसिएटेड है, सो ए इज गोज टू बार्थ, ठीक है, ये मैंने ए लिखा है। उसके बाद डायलॉजिज्म इमेजिनेशन, तो ये मिकेल बाख्तिन का है, विच वॉज पब्लिश्ड 1975। अगेन इंपॉर्टेंट, ये 1975 में आ रहा है और दिस वॉज एसोसिएटेड बाख्तिन, यानी कि बी आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और बाख्तिन ने ना यहाँ, मतलब ये इनका एक इंपॉर्टेंट कलेक्शन है जहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज जो कि एक सिंगल वॉइस नहीं होती, मैं पीछे भी आपको समझा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डायलॉजिज्म, हेट्रोग्लोसिया, पॉलीफेनी इन्होंने दिए हैं, तो यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड, ओके। उसके बाद है पॉलिसिंग द क्राइसिस, दिस इज स्टुअर्ट हॉल्स इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। इसका एसोसिएशन है लाइक थर्ड का टूवर्ड्स सी, ठीक है, तो सी जाएगा इसका, मतलब फ्रंट में ही है। तो 1978 में बेसिकली ये इनका वर्क आ रहा है। और पॉलिसिंग द क्राइसिस, जिसका फुल टाइटल भी है मगिंग द स्टेट एंड लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ ना इन्होंने बेसिकली ये बात की है कि जो मीडिया है वो किस तरीके से सोशल प्रॉब्लम्स को कंस्ट्रक्ट करती है, राइट। इस आइडिया पर बेस्ड इनका ये वर्क है, विच वॉज पब्लिश्ड 1978, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव स्टेइंग विद द ट्रबल, तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है दैट इज एसोसिएटेड डोना हारावे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डी गोज टूवर्ड्स फर्स्ट। तो डोना हारावे का काफ़ी रिसेंट ये पब्लिश हो रहा है 2016 में, 2016 में ये वर्क आ रहा है। और ये हारावे यानी कि डोना हारावे का लेटर थियोरेटिकल वर्क है, जहाँ पर इन्होंने ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस के इंटरकनेक्शन के बारे में फोकस किया है, ठीक है। होप यू क्लियर अबाउट इट। अभी अपने लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव नंबर 11, विच थियरिस्ट आर कनेक्टेड विद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट। तो गाइज टू गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, फर्स्ट लेट्स रिवाइज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आपका आ रहा है 1960s टू 1970s, लाइक ड्यूरिंग दिस पीरियड इट एमर्ज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। और ये मूवमेंट स्ट्रक्चरलिज्म को चैलेंज कर रहा है, मतलब उसको रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। जो कहता है कि मीनिंग फिक्स नहीं होता, लैंग्वेज अनस्टेबल होती है, रीडर जो होते हैं और जो डिस्कोर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक रीडर्स को इंपॉर्टेंस देना, समझ रहे हैं ना आप। ट्रुथ जो होता है वो यूनिवर्सल होता ही नहीं है, दे डोंट बिलीव कि जो ट्रुथ है वो यूनिवर्सल है। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के, जो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पता है गुड टू गो, अगर नहीं पता तो रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन लाइक आपके जो मार्क्स हैं वो यहीं से आपके लूज़ होते हैं स्टूडेंट्स के थ्रू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको राइटर्स के नेम दे रखे हैं, मैं राइटर्स नहीं कहूँगी, थियोरिस्ट बोलूँगी इनको। जैसे सबसे पहले हमारे रोनेल बार्थ, ठीक है। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, रोनेल बार्थ जो है इनिशियली स्ट्रक्चरलिज्म से एसोसिएटेड थे, लेकिन बाद में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ मूव हो गए थे, समझ रहे, क्योंकि इन्होंने टेक्स्ट का एक फाइनल मीनिंग नहीं होता, ये इन्होंने आइडिया दिया था डेथ ऑफ द ऑथर, जो इनका 1967 में पब्लिश हुआ था, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो वहीं से आप इनको एज ए पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियरिस्ट की तरह जान सकते हैं, तो ये भी आपके एसोसिएटेड है। उसके बाद देखिए मिकेल फोको, तो मिकेल फोको भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थॉट से स्ट्रांगली एसोसिएटेड थे, क्योंकि उन्होंने पावर, नॉलेज और डिस्कोर्स, सर्विलेंस जैसे बताया किस तरीके से ये ट्रुथ जो होता है सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट होता है, तो ये भी आपके एसोसिएटेड है। अब हम बात करते हैं रेमंड विलियम्स की। क्या रेमंड विलियम आपके एसोसिएटेड है? नो, विलियम जो है वो जनरली पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं बल्कि कल्चरल मटेरियलिज्म से एसोसिएटेड रहते हैं, क्योंकि इनका जो फोकस रहता है वो कल्चर, सोसाइटी, मार्क्सिज्म पर ज़्यादा है, तो इनका एसोसिएशन कल्चरल मटेरियलिज्म के साथ है, नॉट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। उसके बाद आपके स्टैनले फिश,
ठीक है। नंबर 4 वी हैव, अब स्टैनली फिश क्यों नहीं है, क्योंकि आपके जो स्टैनली फिश है उनका तो एसोसिएशन रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म के साथ है, जहाँ पर इन्होंने मेन कॉन्सेप्ट भी दिया था इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़। ठीक है। अपने वर्क इज देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास 1980 में जो इनका वर्क पब्लिश हुआ था स्टैनली फिश का। तो ओवरऑल आपके रोनेल पार्थ एंड मिखेल फोको आर एसोसिएटेड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। ओके, सो हियर वी हैव डन दिस क्वेश्चन। अभी अपने लोग मूव करें टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपको अरेंज करना है, लेट्स अरेंज देम। तो गाइज यहाँ पे जो आपका फर्स्ट वन है रेबेल्स एंड हिज वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं रेबल्स एंड हिज वर्ल्ड मिखेल बाख्तिन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है विच वॉज पब्लिश 1965। और मैं आपको बता दूं बाख्तिन ने इस वर्क में कार्निवल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, समझ रहे हैं आप। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट वर्क है अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन। अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन जो है आपका सूजन सैंटेक का है, सूजन सॉन्टेक, जो ये 1966 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये 65 लिखा है, पता नहीं मैंने कैसे लिख दिया, लेट मी इरेज फर्स्ट। तो आपका जो रेबल्स है ये आपका 1965 में आ रहा है और दिस वॉज केम आउट इन 1966। ठीक है, जस्ट प्लीज़ अकॉर्डिंगली समझ लेना, थोड़ा सा मेरे से ऐसे ही लिखा जाता है, वो ब्रश ही ऐसा है मेरा थोड़ा तो ये जो इनका वर्क है अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन बाय सूजन सॉन्टेक 1966 पब्लिकेशन, इसमें इन्होंने आर्ट को ओवर इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, उसके एक्सपीरियंस को समझाया है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद देखिए रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पीछे अभी क्लियर करा दिया है, जो आपके स्टुअर्ट हॉल का है और विच वॉज पब्लिश 1997 में आपका कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क आ रहा है। हियर वी हैव द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय। ओके, अरुंधति रॉय एंड स्टैनली फिश रिप्रेजेंटेशन आर पब्लिश्ड इन सेम ईयर। ओके, इस तरीके से आप इंटरकनेक्ट करके उसको मार्कअप कर सकते हैं। उसके बाद डोना हारावे का डोंट फॉरगेट अबाउट अ साइबॉर्ग मैनिफेस्टो, बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था डोना हारावे ने किस तरीके से ह्यूमन और मशीन के बाउंड्रीज को मतलब बताया कि जो ब्लर हो जाती है उस पर इन्होंने फोकस किया था। तो ये जो इनका वर्क आ रहा है 1985। अब मैं आपको बता दूं 1985 में कौन सा इंपॉर्टेंट एक और वर्क है जो कैनेडियन हमारी ऑथर है ना, मार्गरेट एटवुड का द हैंडमेड्स टेल, वेरी इंपॉर्टेंट नॉवेल जो आपसे यूजीसी ने भी रिपीटेड फॉर्म में पूछी जाती है, एज वेल अ साइबॉर्ग मैनिफेस्टो, बोथ पब्लिश्ड 1985। ओके, चलिए अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो गाइज असर्शन रीजन के काफ़ी कंफ्यूजिंग पैटर्न रहता है क्वेश्चन का इन एग्जामिनेशन। तो आपने क्या करना होता है इन क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, आपने कॉन्सेप्ट को समझना होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्टुअर्ट हॉल चैलेंज पैसिव ऑडियंस थियोरी। तो देखिए क्या ये सही है या गलत है, लेट अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो देखिए पुरानी मीडिया जो थ्योरीज थी उसमें ऑडियंस को पैसिव रिसीवर माना जाता था, लेकिन आइडिया मीडिया जो मैसेज दे भाई ऑडियंस वही एक्सेप्ट करे, लेकिन स्टुअर्ट हॉल ने इसको चैलेंज किया। उनके अकॉर्डिंग ऑडियंस जो होती है वो एक्टिव होती है, मीनिंग क्रिएट करती है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देती है। तो एग्जैक्टली आपका जो ये स्टेटमेंट है फर्स्ट वन राइट है, और जिसका बेसिकली जो रीज़न है दैट इज मीनिंग इज प्रोड्यूस्ड थ्रू एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, राइट। तो मैं आपको बता दूं जो इसका रीज़न है, दिस ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। हाउ इट इज़ राइट, क्योंकि देखिए ये डायरेक्टली हॉल के फेमस मॉडल से आया है, जो उन्होंने एनकोडिंग डिकोडिंग द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया था ना 1973 में। इनका ऐसे भी आया था लाइक एनकोडिंग डिकोडिंग इन द टेलीविजन डिस्कोर्स, जो 1973 में इनका वर्क आया था आपके स्टुअर्ट हॉल का। तो इन दैट पर्टिकुलर वर्क ही टॉक्स अबाउट कि जो एनकोडिंग होता है वो क्या होता है, मैसेज को क्रिएटर करने वाला, मतलब क्रिएट करने वाला, लाइक जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको प्रोड्यूसर, ठीक है। तो मीनिंग को एनकोड करता है, जो मैसेज है एनकोडिंग में क्या होता है, मीनिंग को इनकोड किया जाता है, और डिकोडिंग में क्या होता है, ऑडियंस अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग को इंटरप्रेट करती है। इसलिए ऑडियंस क्या है, वो पैसिव नहीं है। अगर ऑडियंस पैसिव होगी तो हाउ कुड ऑडियंस कैन बी इंटरप्रेट एनी ऑफ द मीनिंग, राइट। तो दिस इज एग्जैक्टली, और इन्होंने आपको पता है स्टुअर्ट हॉल ने 3 टाइप्स ऑफ रीडिंग भी बताई थी, जिसमें फर्स्ट डोमिनेंट रीडिंग थी, नेक्स्ट वन निगोशिएट रीडिंग, और थर्ड वन इन्होंने ऑप्शनल रीडिंग बताई थी। तो ये भी आपसे यूजीसी नेट में पूछी जाती है, प्लीज़ कीप इन योर माइंड। ओके, ये हमारा क्वेश्चन टैकल हो गया, हम लोग टैकल कर चुके हैं। अभी अपने लोग मूव करें टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस अबाउट इट।
तो गाइस क्वेश्चन है हमारा कार्निवालिस बिलोंग्स टू, तो कार्निवालिस कॉन्सेप्ट आपका मिकेल बख्तिन के साथ एसोसिएटेड है, लाइक ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने स्पेशली एक्सप्लेन किया था रेबल्स एंड हिज वर्ल्ड, जो इनका 1965 में अभी मैंने पीछे आपको इनका वर्क बताया था, उस वर्क में इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। मतलब बख्तिन ने मेडिवल कार्निवल कल्चर को स्टडी करके ये बताया कि जो कार्निवल होता है वो एक ऐसी स्पेस क्रिएट करता है जहाँ पर नॉर्मल जो रूल्स होते हैं वो टेम्परली क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। समझ रहे, मतलब कि जो कार्निवलिस्क होता है, क्या होता है कार्निवल में, कार्निवल में सोशल हायरार्की देखी जाती है जो टेम्परली ब्रेक होती है, यही तो होता है। हाई और लो कल्चर को मिक्स कर दिया जाता है, अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता है, फ्रीडम और मल्टीपल वॉइसेस को अपीयर किया जाता है। तो ये सभी कुछ फीचर्स हैं आपके कार्निवल जो होता है। तो अकॉर्डिंग टू इसके मैंने आपको बता दिया, एंड कहाँ से आया ये भी बता दिया। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव नंबर 15। लेट्स अंडरस्टैंड। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच आर मीडिया एंड रिप्रेजेंटेशन स्टडीज टेक्स्ट, वो कौन कौन से आपके जो मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो टेक्स्ट एसोसिएटेड कौन से हैं। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट वन है ना रिप्रेजेंटेशन, येस ऑफ कोर्स इट इज 1997 इट वाज पब्लिश एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है बेसिकली कल्चरल स्टडीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट में से एक कंसिडर किया जाता है। समझ रहे हैं, यहाँ पर मतलब मीनिंग किस तरीके से नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि किसी भी लैंग्वेज, मीडिया और साइन मीनिंग के थ्रू उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इसको इन्होंने यहाँ पे फोकस किया इस पर्टिकुलर वर्क में। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव ऑन फोटोग्राफी। ऑन फोटोग्राफी आपका सूजन सॉन्टेग का है जो 1977 में आया था, और ये भी कहीं ना कहीं विजुअल कल्चर और मीडिया स्टडीज़ का इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फोटोग्राफ्स की रियलिटी को सिर्फ कैप्चर नहीं करती ये बताया, बल्कि ये भी बताया कि जो रियलिटी होती है उसको शेप भी करती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा टेलीविजन, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल फॉर्म, ये आपके रेमंड विलियम का है विच वॉज पब्लिश 1974। ठीक है, और इसमें भी मतलब ये पर्टिकुलर वर्क भी मीडिया स्टडीज़ की इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेलीविज़न को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि कल्चरल इंस्टीट्यूशन भी बताया गया है। समझ रहे हैं आप। उसके बाद देखिए डॉक्टर फोस्टर्स, अब ये कहाँ से आ गए डॉक्टर फोस्टर्स, तो आपके क्रिस्टोफर मार्लो का है विच वॉज पब्लिश 1592। ठीक है, तो ओवरऑल जो परफॉर्म हो रहा था 1592 में एंड 1604 में आपका डॉक्टर फोस्टर्स पब्लिश हो रहा था। ये भाई मीडिया को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि ये तो एक ड्रामा है, रेनीसा ट्रेजेडी है, राइट, एंड बेस्ड ऑन है नॉलेज, एम्बिशन एंड पावर। सो होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी हम लोग मूव कर रहे हैं बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन A, B एंड C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पर अगेन आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को उनके स्कॉलर के साथ मैच करना है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और ये सभी मैं आपको समझा चुकी हूँ। लाइक पावर नॉलेज आपका एसोसिएटेड है फोको के साथ, ठीक है, एंड रीडर रिस्पॉन्स आपके एसोसिएटेड है फिश के साथ, स्टैनले फिश के साथ, एंड देन आपका एनकोडिंग डिकोडिंग स्टुअर्ट हॉल के साथ एसोसिएटेड है, एंड सिमियोलॉजी आपके रोनेल पार्थ के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, वेरी इजी, वी हैव मैच्ड देम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नंबर 17। साइबरोफ मैनिफेस्टो मेनली डिस्कस, क्या डिस्कस कर रहा है इस पर्टिकुलर वर्क में, क्या डिस्कस किया गया है, टेक्नोलॉजी एंड आइडेंटिटी के बारे में। जो आपके किसने लिखा है ये वाला वर्क, मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि अभी पीछे मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। आई साइबर मैनिफेस्टो एज वेल द यूरो पब्लिकेशन, बोथ द थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड कॉमेंट मी बिलो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नंबर 18, विच आर करेक्टली मैच। लेट्स अंडरस्टैंड और सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली फ्रेंड्स आपको करेक्ट जो है वो बताने, देखिए कीवर्ड्स आपके रेमंड विलियम के साथ एसोसिएटेड है। कीवर्ड्स इन्होंने 1976 में दिया था, पीछे मैंने आपको डिस्कस भी कराया था। उसके बाद देखिए हमारी मेथोलॉजीज जो है वो रोनेल पार्थ का है, जो इनका 1957 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, 57 में, नॉट 75, 57, राइट, ऐसे कलेक्शन मैंने आपको बताया था ना। उसके बाद देखिए हमारा है रिप्रेजेंटेशन, जो स्टुअर्ट हॉल का है, और कब आ रहा था रिप्रेजेंटेशन, 1997, सेम ईयर जब आपका अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पब्लिश किया। उसके बाद देखिए डिसिप्लिन एंड पनिश जो है, इट वाज नॉट बाय स्टैनले फिश, इट वाज बाय मिकेल फोको। तो ये आपका जो फोर्थ वन है ना, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये करेक्ट मैच नहीं है। डिसिप्लिन एंड पनिश आपका 1975 में मिकेल फोको ने दिया था, स्टैनले फिश ने नहीं दिया था, दिस इज इनकरेक्ट वन। ओके, अभी इसी तरीके से आपने आंसर्स करने होते हैं, जो आपको करेक्शन पूछी जाती है उनसे बहुत ही ध्यान से आपको अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट नंबर 19 क्वेश्चन वी हैव, लेट्स अंडरस्टैंड हु connected culture with everyday life. So here we have very simple answer, रेमंड विलियम्स, क्योंकि रेमंड विलियम कहीं ना कहीं बोलते थे कि जो कल्चर होता है इट्स नॉट ओनली फॉर एलाइट जो हमारी क्लास होती है, बल्कि इट ऑल्सो रिप्रेजेंट एवरीडे ह्यूमन बींग, जो कॉमन पीपल हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं, वो भी, उनका भी एक जो भीड़ होती है
राइट वो भी कहीं ना कहीं कल्चर को क्या करती है, वो भी कल्चर से कनेक्टेड होते हैं। समझ रहे हैं, मैंने बहुत ही सिंपल और मतलब टॉकिंग लैंग्वेज में हम आपको एक्सेप्टेबल जो आपका बेसिकली कंसीडर किया जाता है रिगार्ड आपके रेमंड विलियम का जो एवरीडे लाइफ का कनेक्शन है विद कल्चर, तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अभी हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20। विच थियरिस्ट रॉट द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट। तो किसने लिखा है ये, आपके रोनेल बार्थ ने लिखा है। आपको मुझे ईयर ऑफ पब्लिकेशन बताना है इस पर्टिकुलर वर्क का। अब मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगी, मैं पीछे आपको करा चुकी हूँ, यू विल हैव टू टेल मी। अब जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पर हम लोग, तो गाइज इस नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कुछ ऑटोबायोग्राफीज पर बेस्ड ऑन जो PYQs आपसे पूछे गए हैं, लेट्स डिस्कस और प्रैक्टिस देम। ओके, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव एन एरिया ऑफ डार्कनेस, मतलब आपको यहाँ पे मैच करना है लिस्ट 1 to सेकेंड वन। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट आपके ऑटोबायोग्राफीज हैं, जैसे एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो आपके VS नायपॉल का है, राइट। तो VS नायपॉल आपके ऑप्शन नंबर 2 में है, लेट्स जस्ट मैच देम। तो VS नायपॉल का एन एरिया ऑफ डार्कनेस विच वॉज पब्लिश 1964, ठीक है, जस्ट कीप इन योर माइंड। और ये इंडिया पर बेस्ड ट्रैवल मेमोर है इनका, जिसमें नायपॉल ने इंडिया की सोसाइटी, आइडेंटिटी और अपने एक्सपीरियंस को डिस्कस किया है, राइट। और ये लेटर इनकी ट्रिलॉजी का फर्स्ट पार्ट भी माना जाता है, राइट, जिसकी जो रिमेनिंग पार्ट है, अ वॉन्डेड सिविलाइजेशन, अ मिलियन म्यूटनीज नाउ, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट आपका ये है एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो 1964 में आया। तो ओवरऑल आपको ट्रिलॉजी के तीनों ही पार्ट्स को ध्यान में रखना है। और VS नायपॉल आपके बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश राइटर में से एक हैं, नोबेल प्राइज इन्हें लिटरेचर में 2001 में मिला है, ठीक है। ये सभी इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करना मेरे साथ। अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, जो नेक्स्ट हमारा ऑटोबायोग्राफी दैट इज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपके जवाहरलाल नेहरू यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा, विच वॉज पब्लिश 1946, ठीक है। तो 64 को ही रिवर्स कर दीजिए, 46 में आ रही है। ये नेहरू ने इम्प्रिजनमेंट के मतलब ड्यूरिंग लिखा था, जिसमें इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन किया, राइट। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, और काफ़ी रिपीटेड है UGC नेट में, काफ़ी मतलब मैचिंग क्वेश्चन में पूछा जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो द PYQ बिकॉज। अब नेक्स्ट जो हमारा है ऑटोबायोग्राफी दैट इज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ विच वॉज पब्लिश 1927, मतलब एक सीरियल पब्लिकेशन थी इसकी जो महात्मा गांधी जी ने दी, MK गांधी। तो थर्ड इज गोज टूवर्ड्स द थर्ड, तो ये 1927 to 29, मतलब ये सीरियल पब्लिकेशन थी, जिसका ओरिजिनल टाइटल द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ था। तो इसमें मतलब गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें ट्रुथ, इथिक्स, सेल्फ डिसिप्लिन और लाइफ एक्सपीरियंस को डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसके बाद वी हैव 7 समर्स। तो 7 समर्स जो है आपका मुल्क राज आनंद का, ये मुल्क राज आनंद की ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज का फर्स्ट वॉल्यूम है, दैट इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सीरीज विच वॉज केम आउट 1951, ओके। 7 समर्स, जस्ट कीप इन योर माइंड। इस पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट वॉल्यूम और पार्ट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, मतलब इसमें इन्होंने अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को फोकस किया था, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जस्ट कीप इन योर माइंड। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन ऑटोबायोग्राफी, जो UGC नेट में आपसे पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। ये काफ़ी रिपीटेड पैटर्न रहता है, UGC नेट में पूछा जाता है, लाइक कौन कौन सी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स हैं, आपको टाइटल से चूज़ करना होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, जिसे आपने ज़रूर से अपने माइंड में मगअप करने, और ऑलमोस्ट आपसे सभी जो भी मैं आपको इंक्लूडेड मेरे सीरीज़ में ऑटोबायोग्राफीज़ करा रही हूँ, ये सभी आपसे पूछी जा चुकी है, ओके। तो गाइस चलिए हम लोग आंसर को देखते हैं ऑप्शंस के थ्रू। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पे द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड आपके विलियम वर्ड्सवर्थ का है, और इट वाज कंप्लीटेड अराउंड 1805। ये 1805 में कंप्लीट हो गई थी, बट इसकी जो पब्लिकेशन है, इसी को आप रिवर्स कर दीजिएगा, लाइक 1850 में हो रही है, जब आपके विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी, लाइक पोस्टमस इसकी पब्लिकेशन हो रही है। और ये इंग्लिश लिटरेचर की फेमस ऑटोबायोग्राफिकल इपिक पोएम्स में से एक है, जिसका फुल टाइटल है द प्रिल्यूड, ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। नॉट पोइट की फिजिकल ग्रोथ के बारे में यहाँ पे फोकस किया है, बल्कि पोइट के माइंड की ग्रोथ के बारे में यहाँ पे फोकस किया है। यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट को, ज़रूर से ध्यान में रखिएगा, ओके। उसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट है दैट इज़ कन्फेशन। कन्फेशन जो है आपके अगस्तिन ऑफ हिप्पो। अगस्तिन ऑफ हिप्पो जो है आपके वेस्टर्न लिटरेचर की अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफीज़ में से एक मानी जाती है, लाइक इट वाज रिटन बाय, और ये जो आपकी आ रही है 397, मतलब अर्लियर ये आपका वर्क आ रहा है, ठीक है। तो जो आपके अगस्तिन ऑफ हिप्पो हैं, इसके जो राइटर हैं
जस्ट कीप इन योर माइंड। एंड फर्स्ट मेजर स्पिरिचुअल इनका ऑटोबायोग्राफी इज कंसीडर्ड, तो काफ़ी ये ओल्ड वर्क से आया है, ठीक है, तो इसका आप ध्यान में रखिएगा, बट यू कीप इन योर माइंड दिस इज ऑल्सो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। उसके बाद देखिए वी हैव सन्स एंड लवर्स, ये जो है आपका 1913 में आ रहा है। मॉडर्न आपके जो राइटर में से एक हैं लाइक D.H. लॉरेंस, 1913 में पब्लिश हो रही है। ये इनका ऑटोबायोग्राफी नहीं है, लेकिन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल माना जाता है, समझ रहे हैं, मतलब प्रॉपर ऑटोबायोग्राफी नहीं है यहाँ पे, इसे सेमी ऑटोबायोग्राफी आप बोल सकते हैं, क्योंकि बुक में लॉरेंस के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इन्फ्लुएंस किया गया है, ठीक है। तो जस्ट कीप इन योर माइंड इट्स नॉट ऑटोबायोग्राफी ओनली, इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, ओके। उसके बाद देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है, वी हैव 7 पिलर्स ऑफ विजडम, तो ये आपकी T.E. लॉरेंस ने लिखा है, ये मेमोर ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। मतलब इसका जो मेन फोकस है वो जो अरब की रिवॉल्ट है ना, और जो वॉर टाइम है एक्सपीरियंस, उसको इन्होंने शेयर किया है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है, लाइक आपका जो आंसर जा रहा है वो A, B एंड D जा रहा है, क्योंकि सन्स एंड लवर्स जो है आपका इट्स नॉट कम्प्लीटली ऑटोबायोग्राफी, मैंने पीछे भी बताया था, इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, ओके। तो अकॉर्डिंग टू आपने ऑप्शन जाना है, ये वैसे थोड़ा क्रिटिकल ऑप्शंस यहाँ पे बने हैं, बट ऐसा ऑप्शंस में पूछा नहीं जाता, यू प्लीज़ कीप इन माइंड। और मैं आपको बता दूँ UGC नेट में पता है क्या होता है, छोटा छोटा भी जो एक माइनर सा एक डिफरेंट फैक्ट्स होता है ना, उसको भी UGC नेट पता नहीं कभी भी आंसर राइट कर देते हैं या रॉन्ग कर देते हैं, तो उनकी आंसर शीट को हम लोग बिलीव नहीं कर सकते। सो आपने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एंड बी काम अपने आंसर्स को मतलब कि चूज़ करना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने आपको जो फैक्ट्स थे वो बता दिए, अब यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, जैसे कन्फेशंस, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, द प्रिल्यूड एंड एरिया ऑफ डार्कनेस, ये वही चारों आपके ऑटोबायोग्राफीज है जो मैंने आपको पीछे भी डिस्कस कराई थी, और सबके मैंने ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी आपको बताए थे। अगेन नो नीड टू टेल यू, सो यू हैव टू अरेंज देम, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर नंबर 4, हु रॉट द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो किसने लिखा ये, 1927 में आपके महात्मा गांधी जी ने इसको लिखा था, 1927, राइट, एंड दिट्स इम्पॉर्टेंट वेरी मच। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड है गाइज, यहाँ पर मैं आपको कुछ शो स्टोरीज एसोसिएटेड आपको टॉपिक वाइज PYQ शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ओके। तो गाइज आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, सम इम्पॉर्टेंट हमारी स्टोरी है, लाइक शो स्टोरी है, और उसके बाद हमारे फ्रंट ऑफ ऑथर हैं, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट वन है द डेड, ये आपके जेम्स जॉयस का 1914, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 1914 जो इनका कलेक्शन आ रहा था ना, द डबलिनर्स, तो जॉयस की मोस्ट फेमस स्टोरी कलेक्शंस में से एक है, और उसी का ये बेसिकली स्टोरी यहाँ पे मेंशन है द डेड करके, ठीक है, जिसका मेन थीम है आइसोलेशन, मेमोरी और इपीफेमी। लाइक जो स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट होता है वो गैब्रियल कॉनरॉय करके होता है, ठीक है। अब जेम्स जॉयस को आप सभी जानते हैं, इनका टाइमलाइन, इनके मेजर वर्क्स ज़रूर से आपने रिवाइज रखने हैं, ओके। उसके बाद द गार्डन पार्टी, ये आपका जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड ने इसे 1922, अब 1922 में और भी आपके मेजर वर्क आ रहे हैं, लेट मी रिवाइज। फर्स्ट वी हैव द वेस्टलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट एंड फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न एज। उसके बाद जेम्स जॉयस का यूलिसिस 1922 में आ रहा है, ठीक है, इसी तरीके से आपने इंटरकनेक्ट करना है। और द गार्डन पार्टी, दिस वाज बाय कैथरीन मैन्सफील्ड, ठीक है। तो ये जो है इनका द गार्डन पार्टी एंड अदर स्टोरीज करके इनका शो स्टोरी है, लाइक जहाँ पर इन्होंने क्लास डिफरेंस और सोशल अवेयरनेस के बारे में बताया था। तो कैथरीन मैन्सफील्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है UGC नेट के लिए, जस्ट कीप इन योर माइंड, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वी हैव लॉटरी, द लॉटरी, इट वॉज रिटन बाय शिर्ले जैक्सन, मतलब जो आंसर्स हैं वो फ्रंट में ही हैं, आपको इसको मैच नहीं करना, मैच्ड है ऑलरेडी। और ये जो इनका शो स्टोरी है दैट वाज केम आउट 1948 में आ रहा है। 1948 में किसी इंपॉर्टेंट मॉडर्न राइटर को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखिए कमेंट सेक्शन में कंट्रीब्यूशन दिया कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा फैक्ट आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं और आपको एग्जामिनेशन में उसको आंसर करना पड़ जाए। और पता है आपको आंसर्स करने से या थोड़ा सा टाइम देने से किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्पेशलाइज बनाने से आपको ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रहता है माइंड में। तो जितनी देर आप वीडियो देखते हैं कमेंट सेक्शन को स्टार्ट रखा कीजिए, और जो भी आप आंसर्स करना चाहते हैं ज़रूर से कीजिएगा, इससे ट्रस्ट में आपको हेल्प ही मिलेगा, ठीक है। कुछ आपका एक्स्ट्रा ही प्रिपेयर होगा एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बिल्कुल भी काम होकर प्रिपरेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा हौच पौच मत रखिए माइंड में, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, इससे माइंड जम्बल्ड अप होता है। मैंने कई बार अटैम्प्ट दिए थे UGC नेट के, उसके बाद जाकर मेरा क्वालिफाई हुआ था, और ट्रस्ट मी नॉट JRFI क्वालिफाइड, ओनली नेट मैंने क्वालिफाई किया था।
तो मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ, मेरा भी माइंड इसी तरीके से कंफ्यूज रहता था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग द सेम, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पर तो ऐसा भी नहीं होता था कि बहुत सारा हमें हेल्प मिलता। अब तो इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं आपके पास, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, सभी अपना अपना 100% आपको दे रहे हैं। इनफैक्ट दे आर जस्ट गिव देयर 100% सो दैट आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ। तो इस टाइम पर भी अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहेंगे, बहुत ज़्यादा हरी करने में रहेंगे हर काम को, तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है भैया। अब असिस्टेंट प्रोफेसर होने जा रहे हैं आफ्टर क्लियर दिस एग्जामिनेशन, तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी परफॉर्मेंस रखनी है। होप यू अंडरस्टैंड। अब चलिए, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। अब देखिए, ये जो हमारा वर्क था शर्ली जैक्सन का 1948 में आया था। अच्छा, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, ओके। उसके बाद वी हैव DQ गार्डन्स। ये आपका जो वर्क है दैट इज़ क्यू गार्डन्स, ओके, दिस वॉज ओके या, ठीक है। तो क्यू गार्डन्स जो है आपका नंबर डी ऑप्शन वर्जीनिया वुल्फ का है, विच वॉज पब्लिश 1919, ठीक है। तो ये जो वर्क है वुल्फ की एक्सपेरिमेंटल मॉडर्निस्ट शो स्टोरी है, ठीक है, जिसमें इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजिकल नरेशन, फ्रेगमेंटेड ऑब्जर्वेशन को मतलब फोकस किया है, ठीक है। तो ये सभी फीचर्स हैं और ये सभी आपकी शो स्टोरी हैं। तो आप इनको ऐसे लिस्ट में भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि कौन कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट शो स्टोरी है, क्योंकि यूजीसी नेट में जेंडरा भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको किसी भी टाइटल का जेंडरा भी पता होना चाहिए। चलिए, वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिलोंग टू डबलिनर्स। भाई, डबलिनर्स से बेसिकली कौन से हैं जो आपके फेमस शो स्टोरी बिलोंग्स टू, ओके, लेट्स आंसर। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, जो जेम्स जॉयस का डबलिनर्स है, इसमें टोटल आपको 15 शो स्टोरीज देखने मिलेंगी। 15 आपको टोटल शो स्टोरीज का कलेक्शन देखने मिलेगा। और इसमें जो फोकस किया है सभी में ऑलमोस्ट डबलिन सिटी की ऑर्डिनरी लोगों को और उनकी लाइफ को फोकस किया है, जैसे पैरालाइज, एपिफैनी, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब थीम को फोकस किया है। तो कौन कौन से आपकी फेमस हैं जो डबलिनर स्टोरीज रिपीटेडली आपसे पूछ जाती है। वी हैव अराबी, दैट इज़ द फर्स्ट वन, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव एपिफैनी, मतलब कॉन्सेप्ट को इसमें इन्होंने डिस्कस किया था, जो इस पर्टिकुलर इनका स्टोरी है। उसके बाद देखिए द डैड, अभी पीछे मैंने आपको कराया था, तो इट्स अगेन इम्पॉर्टेंट, राइट। और ये भी इनका फेमस कलेक्शन उसी मतलब डबलिनर में आया है। उसके बाद वी हैव द पेनफुल केस, ठीक है। तो ये ट्रायो जो हैं आपके एसोसिएटेड, अब ये जो ओपन बोट है दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डबलिनर्स, ठीक है, ये स्टीफन क्रेन का है, राइट, जो 1897 में मतलब आपका पब्लिश हो रहा था, और इट वॉज बाय स्टीफन क्रैन। ये भी आपके इंपॉर्टेंट ऑथर में से एक है, यूजीसी नेट में जो पूछे जाते हैं। वेल, आपने ये तीनों ही पार्ट ध्यान में रखना है। अराबी, द डेड एंड द पेनफुल केस आर द पार्ट ऑफ डबलिनर, जिसमें आपको 15 शो स्टोरीज कलेक्शन मिल जाएगा बाय जेम्स जॉयस, ओके। सो हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने यहाँ पे अरेंज करना है क्रोनोलॉजी को, मतलब क्रोनोलॉजिकली आपने इसको अरेंज करना है। लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑप्शन। तो गाइज, ये जो आप फर्स्ट देख रहे हैं ना, द हैप्पी प्रिंस, इट वाज बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये ऑस्कर वाइल्ड ने दिया था 1888 आपको ईयर याद है, जिसमें आपके किन का बर्थ हुआ था, T.S. इलियट का बर्थ हो रहा है सेम ईयर 1888। और शो स्टोरी भी आ रही है द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड, ओके। मतलब द हैप्पी प्रिंस करके एंड अदर टेल्स करके कलेक्शन है इनका, जहाँ पर इन्होंने फेरी टेल्स स्टाइल में मतलब स्टोरीज़ को, शो स्टोरीज़ को मतलब दिया है, लाइक कंपैशन, सेक्रीफाइसेस जैसे थीम को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। उसके बाद देखिए द डैड हम लोग पढ़ चुके हैं, डबलिनर का पार्ट है। और ये जो लॉटरी है, ये भी मैंने आपको पीछे शर्ली जैक्सन का बताया था, मतलब ये न्यूयॉर्क में मतलब फर्स्ट पब्लिश, ओरिजिनली इसको द न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्कर है ना, उसमें इसको पब्लिश कराया गया था फर्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 4, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ मेलोडीज। ये झुम्पा लहरी का, अब देखिए इसका भी ईयर कितना अच्छा है, 1999, राइट। तो मतलब एक सेंचुरी आफ्टर आप इसको याद कर सकते हैं टू द हैप्पी प्रिंस से, ठीक है। तो 1999 में आपकी झुम्पा लहरी का ये शो स्टोरी कलेक्शन आ रहा है। और आपको मैं बता दूं, पुलित्जर प्राइज़ फॉर फिक्शन के भी लिए भी इनको 2000 में मिला था। और ये इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट कलेक्शन है जो यूजीसी नेट में आपसे पूछा जाता है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अब चलिए हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर इंडियन शो स्टोरी कलेक्शंस। अब कौन कौन से आपके स्टोरी कलेक्शंस हैं, मतलब शो स्टोरी कलेक्शंस हैं, लेट्स फाइंड आउट। तो गाइस, फर्स्ट वन देख लेते हैं, मालगुडी डेज। ये आपका 1943 में आ रहा है बाय R.K. नारायण। ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की मोस्ट फेमस शो स्टोरी कलेक्शंस में से एक है। इसमें टोटल आपको 32 स्टोरीज देखने मिल जाएंगी और सभी फिक्शनल टाउन मालगुडी में सेट हुई हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, विच वॉज बाय झुम्पा लहरी, पब्लिश्ड 1999,
एंड ये 9 शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। इसमें आपको टोटल 9 स्टोरीज मिल जाएंगी। देखिए कितना ईजी है याद करना, 1999 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड 9, किसी भी 9 को उठा लीजिए, तीनों 9 में से 9 स्टोरीज इस कलेक्शन में आपको देखने मिल जाएंगी। और इंडियन अमेरिकन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर किया है ऑलमोस्ट सभी जो भी इसमें शॉर्ट स्टोरी है। और पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए भी वेरी नेक्स्ट ईयर इसको मिला है 2000 में, ठीक है। तो जस्ट कीप इन योर माइंड। उसके बाद द हंग्री टाइड, नंबर 3 वी हैव द हंग्री टाइड विच वॉज नॉट शो स्टोरी, इट इज़ रिटन बाय अमिताभ घोष। ये नॉवेल है, इट्स नॉट द कलेक्शन, ओके। और ये इनका 2004 में पब्लिश हो रहा है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसमें इन्होंने सुंदरबन माइग्रेशन के बारे में मतलब बताया है। उसके बाद जो आपका 4th वन है दैट इज़ नंबर डी, द ब्लू अम्ब्रेला। द ब्लू अम्ब्रेला 1980 में आ रहा है। ये शो स्टोरी कलेक्शन नहीं बल्कि एक नोवेला है, लाइक शॉर्ट पार्ट ऑफ नॉवल, जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ठीक है। तो हियर वी हैव 2 मेजर शो स्टोरी कलेक्शन, मालगुडी डेज as well interpretation of maladies। तो all the information I have discussed with you all regarding question। अभी जो मेरा next slide है that is dedicated to some major novels। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस पर बेस्ड ऑन आपके कौन कौन से PYQ हैं। तो गाइज जैसे कि फर्स्ट वन आप नॉवेल देख रहे हैं द गुड अर्थ, ठीक है। तो वैसे मैं बता दूं क्वेश्चन ऑलरेडी मैच्ड है, नो गो हियर एंड देयर। द गुड अर्थ आपका पर्ल एस बक का है, बेसिकली 1931 में ये पब्लिश हो रहा है। ये जो नॉवल है चाइनीज़ पीजेंट लाइफ को डिपिक्ट कर रही है, ठीक है। और बेसिकली इसमें कैरेक्टर भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे। और ये जो पर्ल एस बक है ना, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में इन द ईयर 1938। UGC नेट में पूछा जा सकता है, जस्ट कीप इन योर माइंड, ओके। उसके बाद नेवर लेट मी गो, ये कजुआ इशिगुरो का काफ़ी रिपीटेड वर्क है, राइट। और ये 2005 में पब्लिश हो रहा है नॉवल। एंड दिस इज़ डिस्टोपियन स्पेक्युलेटिव फिक्शन है, जहाँ पर मेमोरी, ह्यूमैनिटी, इथिक्स को इंपॉर्टेंस दिए। कजुआ इशिगुरो को भी नॉट UGC नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है इन द ईयर 2017, क्योंकि UGC नेट में आपसे नोबेल प्राइज़ विनिंग मेजर जो आपके नेम्स हैं उनसे एसोसिएटेड क्वेश्चन बनता है और फ्री के मार्क्स होते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए किसको किस ईयर में मिला था, ठीक है। उसके बाद द सी दिस इज़ बाय एरिश मुड्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनका वर्क और नॉवेल जो भी है 1978 में आया था। ये इनका एक साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल नॉवेल है, ठीक है। और इन्हें बुकर प्राइज़ मिला था इस पर्टिकुलर वर्क के लिए 1978, सेम ईयर मतलब मिला था, ठीक है। उसके बाद मिडनाइट चिल्ड्रन आपके सलमान रश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन तो हम लोग इतना रिपीट करते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में भी इतना ज़्यादा रिपीट होता है। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का लैंडमार्क नॉवल है 1981, और शायद आप सभी को मगब भी हो चुका होगा। मैं ऑलमोस्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लाती हूँ सब में मैं आपको देती हूँ। अच्छा, इस पर्टिकुलर बुक को 3 मेजर अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें फर्स्ट वन बुकर प्राइज़ है 1981, नेक्स्ट 93 में मिला था। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में तीनों ही बुकर प्राइज़ बताने हैं जो इस पर्टिकुलर बुक को मिला है इनकी, सलमान रश्दी की। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, लेट्स चेक आउट कि आपने कितना उसको रिवाइज़ किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट करनी है आपको कुछ डिस्टोपियन नॉवेल्स। तो गाइज डू यू नो अबाउट डिस्टोपियन नॉवेल्स? डिस्टोपियन नॉवल बेसिकली ऐसी फिक्शनल सोसाइटी मतलब को मतलब टारगेट किया जाता है जो कंट्रोल ज़्यादा करती हैं, समझ रहे हैं, मतलब फ्रीडम वहाँ पे कम होती है, टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को डोमिनेट कर रही होती है और फ्यूचर नेगेटिव या डिस्टर्बिंग होता है। तो इस टाइप के जो टॉपिक बेस्ड नॉवेल्स होती हैं वो हमारी डिस्टोपियन नॉवल होती है, जिसमें फर्स्ट वन वी हैव ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो आपके अल्डस हक्सले का है और बहुत रिपीट होता है आपके UGC नेट एग्जामिनेशन में, पब्लिश 1932। ये मॉडर्न डिस्टोपियन लिटरेचर की मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स में से एक है, ठीक है। उसके बाद वी हैव 1984, ये आपके जॉर्ज ऑरवेल का, विच वॉज पब्लिश 1949। ये पॉलिटिकल डिस्टोपियन फिक्शन का लैंडमार्क टेक्स्ट है, ठीक है, जिसमें बिग ब्रदर्स, न्यूज़ पीक जैसे टर्म्स आपको देखने मिल जाएंगी। एंड देन आफ्टर वी हैव नेवर लेट मी गो, ये आपके कजुआ इशिगुरो का है, अभी मैंने पीछे आपको बताया, विच वॉज पब्लिश 2005, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 4 द गोल्डन नोटबुक। तो देखिए ये आपका कोई डिस्टोपियन नॉवल नहीं है। द गोल्डन नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट डोरिस लेजिंग ने दिया है 1962 में, और मैं बता दूं ये भी काफ़ी रिपीटेड नॉवल है, बट इट इज़ नॉट dystopian novel, it is feminist fiction और psychological novel, okay। Doris Lessing also won Nobel Prize in Literature 2007। तो आपने देखा मैं जितने भी राइटर्स और उनके वर्क्स लेकर आई हूँ ये सभी आपके नोटेबल और काफ़ी मतलब यूनिक राइटर्स हैं जो UGC नेट में टारगेट होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नंबर 11, अरेंज करना है आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली, सो लेट्स अरेंज। फर्स्ट वन रॉबिन्सन क्रूसो, डैनियल डिफॉय
ने इस पर्टिकुलर वर्क को लिखा है, 1719 में ये पब्लिश हो रहा है। इट ऑफन फर्स्ट इंग्लिश नॉवल कैंडिडेट्स में काउंट किया है, लाइक एग्जाम में कॉमन एसोसिएशन रहता है, समझ रहे हैं? मतलब रॉबिन्सन क्रूसो एक आइलैंड पर सर्वाइव करता है एंड दिस इज़ फर्स्ट इंग्लिश नॉवल जहाँ पर इंडिविजुअल कॉलोनियलिज्म और सर्वाइवल को इम्पोर्टेंस दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वी हैव टॉम जोन्स, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ऑफ फाउंडिंग, दिस इज फुल टाइटल, रिटन बाय हेनरी फील्डिंग, पब्लिश 1749, ओके, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। और देन आफ्टर वी हैव फ्रैंकनस्टाइन, फ्रैंकनस्टाइन आपका आ रहा है 1818, ठीक है, दिस इज लाइक रिटन बाय मैरी शेली, राइट। और ये आपका जो सबटाइटल है इस नॉवल का, दैट इज द मॉडर्न प्रॉम्प्टस, ठीक है। ये एक अर्ली साइंस फिक्शन है, गॉथिक नॉवल माना जाता है, ठीक है, और इसे एपिस्टलरी फॉर्म में लिखा है, ओके। उसके बाद वी हैव वदरिंग हाइट्स, वदरिंग हाइट्स आपका आ रहा है 1847, तो अभी आप इसको अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंगली। एमिली ब्रॉन्टे ने इसको लिखा है, ओनली नॉवल उन्होंने ये लिखा था, ठीक है ना, 1847 में। तो सबसे पहले आपका रॉबिन्सन क्रूसो वैसे ही ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकली ही सेट हैं, 1719, उसके बाद टॉम जोन्स आपका 1749, फ्रैंकनस्टाइन 1818 और वदरिंग हाइट 1847, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है दैट इज विच नॉवेल्स वॉन बुकर प्राइज, ठीक है। तो देखिए मिडनाइट चिल्ड्रन बुकर प्राइज विनर 1981, मैंने आपके साथ डिस्कस कई बार किया है। बुकर ऑफ बुकर्स मिला है 1993 में, बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज मिला है 2008 में, ओनली द मिडनाइट चिल्ड्रन आपके सलमान रश्दी का जो है, ठीक है। उसके बाद द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति रॉय का 1997 में आ रहा है और इस पर्टिकुलर नॉवेल को भी बुकर प्राइज़ मिला है, लाइक दिस इज़ ऑल्सो बुकर प्राइज़ विनिंग। उसके बाद वी हैव द वाइट टाइगर विच वॉज पब्लिश 2008 बाय अरविंद अडिगा, ऑल्सो वॉन बुकर प्राइज़ इन लिटरेचर, राइट। उसके बाद वी हैव अ पैसेज टू इंडिया। अब देखिए आप पैसेज टू इंडिया जो आपके E.M. फोस्टर का है विच वॉज पब्लिश 1924, ठीक है, मतलब 1924 में आ रहा है, तो इसका मतलब इसे कहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि बुकर प्राइज़ आपका स्टार्ट कब से हो रहा है, 1969 से। तो बुकर प्राइज़ विनिंग जो वर्क हैं जो 1969 के बाद आ रहे हैं, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो 1969 से स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट इन द कैटेगरी बुकर प्राइज़ विनिंग वर्क। तो डी को आपने एलिमिनेट करना है, बाकी ABC द आंसर टू दिस क्वेश्चन। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज़ डेडिकेटेड टू सम इम्पॉर्टेंट प्लेस। लेट्स रिवाइज सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज PYQs जो आपसे UGC नेट में डिफरेंट ईयर्स लाइक दिसंबर सेशन, जून सेशन में पूछे गए हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो गाइज आप फर्स्ट देख सकते हैं इसमें जो हमारा प्ले है द सिल्वर बॉक्स, ठीक है, इट वॉज रिटन बाय जॉन गाल्सवर्थी, ठीक है। तो फर्स्ट गोज टूवर्ड्स दी फर्स्ट वन, यानी कि ये मैच्ड है और ये सोशल प्रॉब्लम प्ले है, अर्ली मॉडर्न ड्रामा इट कंसिडर, और इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट हैं आपके, मतलब जो गाल्सवर्दी हैं, एंड ऑल्सो वॉन नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन द ईयर 1932, ठीक है। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है आर्म्स एंड द मैन, ये आपकी GB शाह का है, लाइक इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड 1894, ठीक है, जस्ट कीप इन योर माइंड। एंड ये एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, मॉडर्न ड्रामा है, और जो आपके GB शाह है ये इरिश ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक हैं, एंड ऑल्सो ही वॉन नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद वी हैव द नेक्स्ट वन मर्डर इन द कैथेड्रल, ये आपके T.S. एलियट का प्ले है विच वॉज पब्लिश 1935, ठीक है, 1935। इनका ये एक वर्स ड्रामा है, मॉडर्निज्म लिटरेरी पीरियड के साथ एसोसिएटेड है, और बेसिकली आपके जो T.S. एलियट हैं ये अमेरिका लेटर ये ब्रिटिश सिटीज़न बन जाते हैं, मतलब ये बॉर्न हो रहे हैं अमेरिका में, एंड ही ऑल्सो वॉन नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन द ईयर, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और बेसिकली नेक्स्ट जो है हमारा लुक बैक इन एंगर, ये जो आप प्ले देख रहे हैं दैट इज़ बाय जॉन ऑसबर्न विच वॉज पब्लिश 1956, ओके। ये एक रियलिस्टिक ड्रामा है, पोस्ट वार ब्रिटिश ड्रामा लिटरेरी पीरियड से एसोसिएटेड है, और आपके जो जॉन ऑसबर्न है इनका एंग्री यंग मैन मूवमेंट के साथ एसोसिएशन है जो UGC नेट में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने 4 नंबर ऑफ प्लेस के बारे में आपको यहाँ डिस्कस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच आर प्रॉब्लम प्लेस। तो मैं आपको पहले बता दूं प्रॉब्लम प्लेस ऐसे ड्रामा को कहा जाता है जो सोशल, मोरल, पॉलिटिकल या कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं या सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करते हैं, या स्पेशली मतलब 19th to 20th सेंचुरी ड्रामा में मतलब
जो आपके 19 से 20 सेंचुरी के ड्रामाज आ रहे हैं उनका इंपॉर्टेंट जेनरा है प्रॉब्लम प्लेस का, जिसमें हमारा फर्स्ट जो है लेट्स आइडेंटिफाई अमंग द ऑप्शंस घोस्ट। ये एक प्रॉब्लम प्ले है जिसे हेनरिक इब्सन ने दिया है, मतलब पब्लिश किया है, मतलब उन्होंने लिखा है इसको और 1881 में पब्लिश हुआ है। ये एक प्रॉब्लम प्ले है और मॉडर्न ड्रामा मतलब लिटरेरी पीरियड के साथ एसोसिएटेड है। मैं आपको बता दूं जो आपके हेनरिक इब्सन है वो फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा भी कंसिडर किए जाते हैं और इनका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम इन्होंने अ डॉल हाउस एंड एम्प्टी ऑफ द पीपल करके वॉक दिए हैं। उसके बाद मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, तो मैं आपको बता दूं ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइटल है। दिस इज़ बाय जी.बी. शाह जो 1893 में पब्लिश हो रहा है, मतलब ये लिखा 1893 में गया था और इसकी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस है वो 1902 में आई थी। तो ओवरऑल आपने फर्स्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखना है 1902। ये भी इनका एक प्रॉब्लम प्ले है और आपके जी.बी. शाह जो इरिश ड्रामेटिस्ट है, मैंने आपको भी पीछे बताया था, नोबेल प्राइज ऑल्सो ही वॉन इन द ईयर 1925। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है दैट इज़ इन द ऑप्शन जस्टिस। तो जस्टिस जो है आपके जॉन गाल्सवर्दी का है। ये भी आपका प्रॉब्लम प्ले है विच वॉज परफॉर्म्ड और पब्लिश 1910। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है और मैंने गाल्सवर्दी के बारे में भी आपको पीछे बताया था। ही ऑल्सो वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर 1932। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर फोस्टस। तो मैंने डॉक्टर फोस्टस आपको पीछे भी बताया था जो आपका 1604 में पब्लिश हो रहा है, ऑल्दो ये आपका अराउंड 1592 में लिखा गया था। ये एक ट्रेजिक ड्रामा है, इट्स नॉट एसोसिएटेड एनी प्रॉब्लम प्ले, राइट। ये रेनिसा और एलिजाबेथन एज का बेसिकली इंपॉर्टेंट प्ले है और जैसे कि मैंने आपको बताया ये मतलब प्रॉब्लम प्लेस जो है आपके 18 to 19 सेंचुरीज़ में जो बेसिकली ये जेनरा आपका डेवलप हो रहा है। तो दिस इज़ एनी हाउ, इसका तो टाइम लाइन भी इतना प्रीवियस है, अगर आपको ये भी नहीं पता था कुछ उसके बाद भी आप स्मार्ट गैस करके आंसर तक पहुंच सकते थे। अब हमारा आंसर नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नंबर 16। यहाँ पर आपको इन्हें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली, लेट्स अरेंज दैम। तो गाइज जो फर्स्ट है आपका डॉक्टर फोस्टस, इट वॉज 1604 में आपका पब्लिश हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका द वे ऑफ द वर्ल्ड, ओके, ये आपका सेकंड है जो 1700 में आ रहा है। मैं आपको बता दूं ये विलियम कॉन्ग्रीव का है जो रेस्टोरेशन एज के साथ एसोसिएशन है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है और यूजीसी नेट में पूछा भी जाता है, मतलब ये वन ऑफ द फाइनिएस्ट कॉमेडी ऑफ मैनर्स में से एक है, राइट। अब उसके बाद है द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये थर्ड वन है हमारा, विच वॉज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड ने इसको लिखा है और ये 1895 में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो मतलब विक्टोरियन एज से एसोसिएटेड है, ये भी आपका एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। उसके बाद फोर्थ वन वी हैव वेटिंग फॉर गोडॉट, ये फोर्थ वन है विच वॉज मतलब पब्लिश हो रहा है 1952 में और इसको फर्स्ट परफॉर्म किया गया है 1953 में। सैमुअल बेकेट का इंपॉर्टेंट ये प्ले है वेटिंग फॉर गोडॉट 1953। ठीक है, ये थिएटर ऑफ द अब्सर्ड जेनरा से एसोसिएटेड है और पोस्ट मॉडर्न बेसिकली पीरियड और मॉडर्न ड्रामाज में से बेस्ट ड्रामा कंसीडर किया जाता है वेटिंग फॉर गोडॉट और यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। आपको मैं बता दूं आपकी जो सैमुअल बेकेट है ऑल्सो ही वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, आपने मुझे ईयर कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। ये आपका एक क्लासिक एग्जाम्पल है अब्सर्ड ड्रामा का, जहाँ पे कुछ भी हैपन नहीं होता, नोबडी कम्स एंड नोबडी गोज। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन अब्सर्डिटी, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अच्छा अभी आप इसको अरेंज कर लेंगे। डॉक्टर फोस्टस 1604, द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट आपका आ रहा है इन द ईयर 1895 एंड वेटिंग फॉर गोडॉट 1953। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करने हैं कैरेक्टर एंड प्ले। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, लेट्स मैच देम। तो गाइज यहाँ पे आप फर्स्ट वन देख रहे हैं नोरा। तो नोरा जो है वो आपके डॉल हाउस से हैं, मतलब नोरा हेल्मर होती है जो मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले है जो हेनरिक इब्सन का है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था, तो नोरा जो है इसी पर्टिकुलर प्ले से हैं। उसके बाद हमारा है जिमी पॉटर। जिमी पॉटर आपको लुक बैक इन एंगर में मिल जाएंगे। लुक बैक इन एंगर नाउ दिस इज फर्स्ट परफॉर्म इन 1956 एंड इट वॉज रिटन बाय आपका जो इसका सबसे पहले जो इसका एसोसिएशन है इस पर्टिकुलर प्ले का एंग्री यंग मैन के साथ है और ये जो है आपका प्ले वेरी इंपॉर्टेंट जॉन ऑसबर्न ने लिखा है जो फर्स्ट परफॉर्म हो रहा है 1956 में। ठीक है, उसके बाद वी हैव व्लादिमिर। व्लादिमिर आपका वेटिंग फॉर गोडॉट प्ले से है जो सैमुअल बेकेट का 1953 प्ले
पब्लिश हो रहा है, जिसमें आपको वन ऑफ द 2 सेंट्रल कैरेक्टर्स में से व्लादिमिर भी है। ओके, उसके बाद गाइज जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ ब्लांची। ब्लांची जो है वो स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर से है। स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका प्ले है, मतलब टेनेस विलियम्स के थ्रू इट वाज रिटन, और ब्लांची इसमें फीमेल सेंट्रल कैरेक्टर है ऑफ द प्ले की, और ये आपका जो प्ले है 1947 में आ रहा है। ठीक है, तो हियर वी हैव मैच ऑल द कैरेक्टर विद दियर प्लेज, दे बेसिकली प्लेड रोल। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है विच वर्क आर बिल्डिंग्स रोमन। तो गाइस फर्स्ट अंडरस्टूड कर लेते हैं, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। बिल्डिंग्स रोमन कमिंग ऑफ एज नॉवल या फिर ग्रोथ नॉवल को बोलते हैं। ये ऐसी नॉवेल्स होती हैं जहाँ पर प्रोटैगनिस्ट की जो चाइल्डहुड होती है उससे अडल्टहुड तक की जो एक इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट दिखाई जाती है थ्रू आउट द नॉवल। सो दैट इज़ द टाइप ऑफ बिल्डिंग्स रोमन नॉवल, जहाँ पे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फ डिस्कवरी, मैच्योरिटी तक एक जर्नी दिखाई जाती है। जिसमें फर्स्ट वी हैव एग्जाम्पल डेविड कॉपरफील्ड, जो बिल्डिंग्स रोमन नॉवल है चार्ल्स डिकेंस की, जो फर्स्ट सीरियलाइज हुई थी बिफोर पब्लिकेशन 1849 टू 1850, विक्टोरियन एज की काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉवल है जिसे आप बिल्डिंग्स रोमन बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको डेविड की जर्नी दिखाई गई थी फ्रॉम चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक। उसके बाद हमारा जैन एयर जो आपकी 1847 में आ रही है, दिस इज़ ऑल्सो बिल्डिंग्स रोमन। शार्लोट ब्रॉन्टी का ये इंपॉर्टेंट विक्टोरियन एज का नॉवल है, जिसमें आपको मतलब जो जैन एयर है प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल, इसकी जर्नी दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये भी आपका एक बिल्डिंग्स रोमन है। दिस इज़ बाय जेम्स जॉयस विच वॉज पब्लिश 1916, एंड ये मॉडर्निज्म बेसिकली पीरियड से एसोसिएटेड वर्क है, एंड बिल्डिंग्स रोमन एंड मॉडर्निस्ट नॉवल दिस कंसीडर। ओके, उसके बाद देखिए द वेस्टलैंड। अगर मैं वेस्टलैंड की बात करूँ तो वेस्टलैंड आपका 1922 में आ रहा है। फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न एज, मॉडर्निज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेसिकली ये पोएम है नॉट अ नॉवल, जो फ्रेगमेंटेड स्पिरिचुअल क्राइसिस को बेसिकली टारगेट कर रही है। और ये जो इनका वर्क है डेडिकेटेड है इजरा पाउंड को, जिसको फर्दर 5 सेक्शन में कैटेगराइज किया गया है। इसमें 5 आपको सेक्शंस मिलते हैं, जिसकी क्रोनोलॉजी आपसे यूजीसी नेट में पूछी जाती है। ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस थे हम उसको गो थ्रू कर चुके हैं। इनफैक्ट वी हैव रिवाइज ऑल ऑफ देम। चलिए अभी वेरी क्विकली मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 19। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्स्ट। तो व्हाट एग्जैक्टली वी अंडरस्टैंड बाय स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। फर्स्ट अंडरस्टैंड, देखिए ये एक ऐसी नैरेटिव टेक्निक होती है जिसमें कैरेक्टर के थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स और इनर फ्लो ऑफ माइंड डायरेक्टली प्रेजेंट किए जाते हैं। लॉजिकल ऑर्डर ज़रूरी नहीं होता यहाँ पे, मतलब एक तरीके से इनर मोनोलॉग, साइकोलॉजिकल डेप्थ, नॉन लीनियर थिंकिंग, फ्री एसोसिएशन। और आपको पता है कौन कौन से ग्रेट यूज़र हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के? जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ एंड विलियम फॉकनर। ठीक है, ये यूजीसी नेट में कई बार पूछा जाता है। अब देखिए वो कौन कौन से टेक्स्ट हैं जो एसोसिएटेड है। ऑफकोर्स मिसेस डालोवे जो इनका 1925 में आ रहा है वर्जीनिया वुल्फ का, दिस इज़ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। ठीक है, उसके बाद वी हैव यूलिसिस, ये भी आपकी बेसिकली यूज़ कर रही है, 1922 में आ रही है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक पर बेस्ड होने। दिस इज रिटन बाय जेम्स जॉयस, एक्सपेरिमेंटल नॉवल दिस कंसिडर। एंड देन आफ्टर टू द लाइट हाउस, ये आपका अगेन वर्जीनिया वुल्फ का विच वॉज पब्लिश 1927, दिस ऑल्सो यूज दिस इंपॉर्टेंट टेक्निक। एंड देन आफ्टर वी हैव हार्ड टाइम्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टाइटल हार्ड टाइम्स, दिस इज नॉट यूज एनी हाउ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि चार्ल्स डिकन का कोई किसी प्रकार का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा इस पर्टिकुलर टेक्निक के साथ। ये इनका जो नॉवल है 1854 में पब्लिश हो रहा है, विक्टोरियन एज का सोशल नॉवल दिस कंसिडर, नॉट टाइप ऑफ टेक्निकल लाइक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है। ये एक तरीके से रियलिस्टिक विक्टोरियन नैरेटिव स्टाइल है। ओके, सो हियर वी हैव डन दिस क्वेश्चन। उसके बाद वी हैव द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माई टूडेज वीडियो। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया है विच आर ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसी पोयम होती है जहाँ पर स्पीकर बोलता है, साइलेंट जो लिसनर होता है वो प्रेजेंट होता है, मतलब वो साइलेंट होता है। स्पीकर के वर्ड्स मतलब कहीं ना कहीं उसके जो वर्ड्स होते हैं ना स्पीकर के, उन्हीं वर्ड्स से उसका कैरेक्टर रिवील होता है। अब मैं जो भी उसके बारे में बताऊंगी मतलब वो साइलेंट रहेगा, लिसनर जो है वो साइलेंट है। जैसे कि राइट नाउ अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वीडियो, तो मैं जो भी हो रहा है कि मैं बोल रही हूँ और आप लोग साइलेंट है, समझ रहे हैं। तो यूजुअली जो ड्रामेटिक सिचुएशंस होती हैं ना वही होती हैं। एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कंसीडर किए जाते हैं। मतलब वन स्पीकर, साइलेंट ऑडियंस, सेल्फ रेविलेशंस एंड ड्रामेटिक सेटिंग्स आपको देखने मिलेगी, जिसका ग्रेट एग्जाम्पल भी है माई लास्ट डचेस। ये आपका ग्रेट ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और मैं बता दूँ ड्रामेटिक मोनोलॉग से ये PYQ में आपको डिस्कस करा रही हूँ सारे,
मतलब मैंने कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पर किया है। और यूजीसी नेट में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग आपको बताना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। माई लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग का 1852 में आ रहा है एंड द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, ड्रामेटिक लिरिक है विक्टोरियन एज का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वी हैव एंड्रिया डेल सार्टो। इस पर्टिकुलर वर्क से भी यूजीसी नेट ने भाई आपसे भी वेरी रिसेंटली पूछा है और पहले भी पूछ चुका है, 1855 में इनका ये आ रहा है। और इन दी कलेक्शन मैन एंड विमेन, रॉबर्ट ब्राउनिंग का है, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, विक्टोरियन पोइट्री इट कंसीडर। उसके बाद देखिए द वेस्टलैंड अगेन आ गया। ये आपका कोई ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, बल्कि ये तो एक इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट मतलब जो आपका एक फ्रेम नैरेटिव आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें आपको फर्दर 5 सेक्शंस मिल जाएंगे, विच वॉज डेडिकेटेड इजरा पाउंड द टीचर ऑफ T.S. Eliot. Okay, 1922 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। वेल द लास्ट वन वी हैव फ्रा लिप्पो लिप्पी। तो ये आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एनी हाउ रॉबर्ट ब्राउनिंग का 1855 सेम कलेक्शन में आ रहा है, मैन एंड विमेन इनका जो कलेक्शन था, इन दैट पर्टिकुलर दिस वॉज पब्लिश। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट जितने भी मैंने आपके साथ क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं PYQs की फॉर्म में, या जो भी मॉडिफिकेशन करके आप लोगों के लिए कन्वेनियंट रहे, मैंने उसी तरीके से मॉडिफिकेशन किए हैं। अगर आप ये फाइल लेना चाहते हैं उसके लिए यू हैव टू ज्वाइन मेंबरशिप ऑफ माई चैनल। और इफ़ यू रियली want to practice like this on daily basis till your examination, तो आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, सभी वीडियोस को वॉच करना पड़ेगा। एंड जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्विकली मूव टू वॉच वीडियो, क्योंकि काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मेरी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपका मार्क्स सिक्योर होता है और वही आपको रीच करता है टुवर्ड्स योर क्वालिफिकेशन। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आफ्टर वॉचिंग। और इफ़ यू हैव एनी आंसर टू जो भी मैंने क्वेश्चन ड्यूरिंग वीडियो पूछा था, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। और साथ ही अपने उन फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कीजिएगा जो टैकल कर रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, आंसर नहीं कर पा रहे, दे हैव नो आइडिया हाउ टू सॉल्व टाइप ऑफ क्वेश्चन, उनको इस वीडियो का बहुत नीड है। तो प्लीज़ आपको इस वीडियो को उन तक पहुंचाना है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय।